नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा आप सभी का अपने एक बार भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की इस यूट्यूब श्रृंखला में राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हम इससे पूर्व वीडियो में बात कर रहे थे सबूत के भार के संबंध में। आज हम बात करेंगे सबूत के भार के विषय के संबंध में ही धारा 111A, 113A, 113B और 114A। जैसा कि हमने अध्ययन किया कि दांडिक विधि का मूल सिद्धांत यह है कि अपराध को साबित करने का भार प्रोसिक्यूशन पर होता है और प्रोसिक्यूशन को उसे संदेह से परे साबित करना होता है, तभी न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दंडित किया जाता है। अगर प्रोसिक्यूशन द्वारा इस श्रृंखला में अपराधी को जिसने अपराध किया है उसके अपराध को साबित करने में एक कड़ी भी टूट जाती है तो असफल हो जाएगा और अभियुक्त दोषमुक्त हो जाएगा। अर्थात अब तक हमने देखा कि आपराधिक विधि में प्रोसिक्यूशन पर ही लायबिलिटी है कि वह अपराध की एक एक कड़ी को मिलाकर अभियुक्त को न्यायालय से दोषित कराए। लेकिन 1983 में राष्ट्रीय हित और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए भारतीय संसद ने कुछ संशोधन किए, जिनमें से 111A, 113A, 113B और 114A, जिसके बारे में अब तक तो न्यायालय यही उपधारणा करता है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया वो निर्दोष है, निर्दोष होने की उपधारणा की जाती थी। लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें न्यायालय उपधारणा करता है कि उसने अपराध किया होगा। वो उपधारणा सेल प्रज्यूम भी हो सकती है और में प्रज्यूम भी हो सकती है। बात करते हैं पहले धारा 113A और 113B की। धारा 113A जो कि किसी विवाहित स्त्री के द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा की बात करती है। इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि क्या किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया था और ये दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी, और ये कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी। क्रूरता जो शब्द का यूज हुआ है उसका अर्थ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A में दिया गया है। अब बात करते हैं कि धारा 113 बताती क्या कहती है कि जहाँ पर विवाहित स्त्री की 7 साल के दौरान आत्महत्या से मृत्यु हुई है और ये दर्शित किया गया है कि उसके पति या उसके नातेदार द्वारा दुष्प्रेरण का प्रसंगत हो, ये दर्शित है कि क्रूरता की गई थी 498A IPC की, और न्यायालय उपधारणा कर सकेगा कि दुष्प्रेरणा हुई थी। ये सब विवाह के 7 वर्ष की अवधि के भीतर होना आवश्यक है, तभी न्यायालय द्वारा उपधारणा की जाएगी। कि इसमें कुछ आवश्यक शर्तें ये है कि क्वेश्चन ये रहना चाहिए न्यायालय के समक्ष कि क्या किसी स्त्री द्वारा की गई आत्महत्या उसके पति या किसी संबंधी के दुष्प्रेरण के कारण हुई थी, आत्महत्या विवाह के साल के अंदर हुई हो, इस बात का कुछ साक्ष्य हो कि वह पति या किसी संबंधी के हाथों से अत्याचार से पीड़ित रहती थी। अभियोजन की ओर से इस उपधारणा का पैदा करने के लिए इन बातों को सबूत देना होगा कि आत्महत्या 7 वर्ष के अंदर हुई और उसके विवाहित घर से उस पर क्रूरता होती रही। धारा 113A का मुख्य तत्व है कि प्रथम की उस स्त्री के विवाह के दिनांक से 7 वर्ष के अंदर आत्महत्या की घटना घटित हुई हो। दूसरा है कि आत्महत्या के लिए उसके पति या नातेदार ने उसके साथ क्रूरता किया गया हो। तीसरा ये कि आत्महत्या के लिए उसके पति या पातित नातेदार ने उसको दुष्प्रेरित किया हो। यदि 7 वर्ष के भीतर किसी विवाहित स्त्री की मृत्यु होती है
तो उपधारणा की जाएगी कि आत्महत्या के लिए पति और उसके संबंधियों ने उत्प्रेरित किया, चाहे वह आत्महत्या का केस क्यों न हो। यह संपूर्ण भार पति के परिवार पर डाल देता है। दहेज के संबंध में स्त्री को जलाकर मार डालने और आत्महत्या के बहाने बच जाने के सिलसिले में यह संशोधन आवश्यक हुआ। इसके बाद बात करते हैं धारा 113B दहेज मृत्यु की। तो इसमें यह है कि जब प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और ये दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया गया था, तो न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है। इस धारा के प्रयोजन के लिए दहेज मृत्यु का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में उल्लेखित है। जहां प्रश्न दहेज हत्या का है और ये सिद्ध हो जाए कि मृत्यु के ठीक पूर्व समय तक महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया था, तो धारा 113B ये उपबंधित करते कि ऐसे व्यक्ति द्वारा मृत्यु कारित किए जाने की उपधारणा कर ली जाएगी, और यदि मृत्यु आशयपूर्ण थी तो धारा 302 भी लागू की जाएगी। धारा 113B के उपबंध यद्यपि स्वरूप में आज्ञात्मक रूप में है, उसमें उल्लेखित परिस्थितियों के आधार पर दहेज मृत्यु की ऐसी उपधारणा करने का न्यायालय को व्यापदेश मात्र देते हैं, और वे सबूत के भार को अभियुक्त पर यह दर्शित करने के लिए स्थानांतरित करने का अर्थ रखते हैं कि पत्नी की मृत्यु के कुछ पूर्व पति द्वारा या उसके साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं किया गया था। दहेज मृत्यु के किसी मामले में अभियुक्त द्वारा इस अपराध के किए जाने की उपधारणा के लिए पत्नी को उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज के लिए या दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन किया जाना पूर्ववर्ती शर्त आवश्यक है। इसमें जो मेन चीज़ ये है कि जहाँ किसी स्त्री की दहेज मृत्यु प्रसंगत हो, ये दर्शित है कि मृत्यु के कुछ समय पूर्व उसे तंग या उस पर क्रूरता की गई थी दहेज की मांग के लिए, तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि दहेज मृत्यु हुई है। इसमें एक जजमेंट है हीरालाल बनाम दिल्ली राज्य का। इसमें बताया कि कुछ समय पूर्व का तात्पर्य निकटता के संबंध से है, अर्थात मृत्यु और दहेज मांग में परस्पर संबंध होना चाहिए। उसके बाद शांति बनाम हरियाणा राज्य के मामले में न्यायालय ने बताया कि निर्देशित किया कि दहेज मृत्यु में 304B की सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए। 304B किसकी? भारतीय दंड संहिता 1860 की, तथा क्रूरता या तंग कुछ समय पूर्व आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं धारा 111A की, जो कहती है कि जहाँ पर कौन से क्षेत्र को विशुद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। दूसरा, इसमें किसी अपराधी का उपस्थिति कि कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा। जहाँ कोई व्यक्ति उपधारा 2 में विनिष्ट ऐसे अपराध के लिए किसी ऐसे क्षेत्र में जिससे उपद्रव को दबाने के लिए और लोक व्यवस्था की बहाली और उसे बनाए रखने के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवर्त अधिनियमित के अधीन डिस्टर्ब क्षेत्र एरिया घोषित किया हो, या फिर किसी क्षेत्र में जिसमें 1 महीने से अधिक की अवधि के लिए लोक शांति में व्यापक विघ्न रहा हो, किए जाने का अभियुक्त है। और ये दर्शित किया जाता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में किसी स्थान पर ऐसे समय पर था जब ऐसे किसी सशस्त्र बल या बलों के जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार सौंपा गया है, ऐसे सदस्य पर जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, आक्रमण करने के लिए या उनका प्रतिरोध करने के लिए उस स्थान पर या उस स्थान से अग्नायुद्धों या विस्फोटकों का प्रयोग किया गया था, वहाँ जब तक कि तत्प्रतिकूल दर्शित नहीं किया जाता, ये उपधारणा की जाएगी ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है। अब उपधारा में कौन कौन से अपराध? धारा 121, 121A, 122, 123 IPC के दिन। दूसरा, आपराधिक षड्यंत्र, भारतीय दंड संहिता की धारा 122, 123 के दिन कोई अपराध करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण। अर्थात अगर कोई व्यक्ति डिस्टर्ब एरिया या जिस एरिया को लोक शांति से व्यापक विघ्न हो रहा है 1 महीने से, वहाँ उपस्थित होकर
उस स्थान पर जहाँ कोई लोक सेवक या सशस्त्र बल के सदस्य अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, आक्रमण करने के लिए या उनका प्रतिरोध करने के लिए उस स्थान पर या उस स्थान से अग्नायुद्धों या विस्फोटकों का प्रयोग किया गया था, जब तक कि तत्प्रतिकूल दर्शित नहीं किया जाता, ये उपधारणा की जाएगी कि उस व्यक्ति ने आईपीसी की धारा 121, 121A, 122, 123 तथा उनका प्रयत्न और दुष्प्रेरण का अपराध किया है। उसके बाद बात करते हैं धारा 114A की, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहती है कि बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सहमति न होने के बारे में उपधारणा। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा 2 के अधीन बलात्संग के किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया जाना साबित हो जाता है, और प्रश्न ये है कि क्या उस स्त्री की जिसके बारे में यह विज्ञापित किया गया है कि उससे रेप किया गया है, सहमति के बिना किया गया, और ऐसी स्त्री ने अपनी साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि उसने सहमति नहीं दी थी, तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि वह सहमति नहीं दी थी। मतलब जहाँ रेप का मैटर हो और अभियुक्त और उस पीड़िता के पक्ष साथ दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो, और बात उठती है कि उसकी कंसेंट की, तो अगर उस पीड़िता द्वारा ये कहा जाता है कि उसकी कंसेंट नहीं थी, तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी। तो ये साबित करने का भार अभियुक्त पर चला जाता है कि वो साबित करे कि उसकी कंसेंट थी, उसकी कंसेंट से सारा कार्य हुआ था। अतः ऐसे मामलों में सारा भार मुलजिम पे चला जाता है कि वो साबित करे। जहाँ अब ये दर्शित हुआ हो, मतलब बलात्कार की बढ़ती हुई वारदातों, बलात्कार शब्द नहीं है, बलात्संग की बढ़ती हुई वारदातों तथा अपराधियों की सहमति के बचाव की आड़ में हो जाने के कारण इस संशोधन की आवश्यकता हुई। इस धारा का प्रभाव ये है कि जब न्यायालय के सामने ये प्रश्न है कि एक स्त्री और पुरुष में सेक्सुअल इंटरकोर्स किस स्त्री की सहमति से हुआ है या बिना सहमति के, और स्त्री न्यायालय में ये कहती है कि वह बिना सहमति के था, तो न्यायालय मान लेगा कि सहमति नहीं थी। सहमति साबित करने का भार अभियुक्त पर चला जाएगा।